हेलो चैंपियंस, क्या हाल चाल है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? कैसी चल रही है पढ़ाई और क्या हाल है काइनेटिक्स नाम के चैप्टर की? गुड मॉर्निंग सभी को, सभी प्यारे प्यारे बच्चे जो सुबह उठ के पढ़ने के लिए बैठ गए हैं सुहाने मौसम में, तो सबको मेरा नमस्कार। आज बच्चों हम लोग केमिकल काइनेटिक्स नाम के चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं। तो हमने इस चैप्टर में कल को क्या समझा था? पिछली क्लास में रेट के बारे में बहुत सारे बेसिक टर्म समझे थे। हर चैप्टर का जो पहला लेक्चर होता ना, उसमें मैं वही टर्म एक्सप्लेन करता जो पूरे चैप्टर में बार बार यूज होंगे, और जब तक उन टर्म्स की क्लैरिटी नहीं होती तब तक हम उनको यूज करते हैं, रट लेते हैं, लेकिन समझ में तो आता नहीं है कि भाई रेट एक्चुअल में क्या है। उसको फील करना है कि रेट दिखाना क्या चाहता है, क्यों इंडिविजुअल रिएक्टेंट प्रोडक्ट की रेट अलग है, रिएक्शन की ओवरऑल रेट अलग है, इसमें स्टोइशियोमेट्री का क्या लेन देन है, और डिफरेंशियल रेट इक्वेशन क्या होती है। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन और दिखाता हूं, अच्छे से लेवल का है। मान लो किसी इक्वेशन के लिए दिया जाए 0.3 प्लस लॉग माइनस डीए बाई डी टी, माइनस मतलब रेट ऑफ डिसअपियरेंस, राइट, इज इक्वल टू लॉग प्लस डीबी बाई डी टी प्लस 0.7। अगर किसी रिएक्शन के लिए ये है तो रिएक्शन क्या होगी? रिएक्शन इन चारों में से कौन सी होगी? अब ऐसा क्वेश्चन मान लो आ गया। अब तुम कहोगे सर ऐसे क्वेश्चन में तो लॉग भी है, डिफरेंशियल भी है, तो मैथ्स का कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन तो नहीं है। लॉग भी लिया है और डिफरेंशिएशन भी किया है, लॉग डीबी बाई डी टी, लॉग डीए बाई डी टी नहीं। बस इसके लिए थोड़ी सी बेसिक बात आइडिया हो। याद है हमने क्या समझा था पिछली क्लास में? एक रेट लॉ डिराइव किया था, जो बेसिकली स्टोइशियोमेट्री ही था कि किसी भी रिएक्शन के लिए किसी भी इंडिविजुअल रिएजेंट की रेट डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ये सबके लिए इक्वल होता है, है ना? याद आ रहा है कुछ ऐसा सा? कुछ याद आ रहा है? स्टोइशियोमेट्री को हम रेट पे भी लगा सकते हैं, और इसको हमने नाम दिया था डिफरेंशियल रेट इक्वेशन या डिफरेंशियल रेट लॉ। तो डिफरेंशियल रेट लॉ था ये। अब देखो यहां पे भी तो हमें रेट का ही रिलेशन दिया है, और क्वेश्चन को पढ़ के ही फील ले लेना है, कि रेट और रेट, जहां भी क्वेश्चन का स्टेटमेंट दो अलग अलग चीजों की रेट की बात कर दे, वहां पे डेफिनेटली इसका यूज करना है, 100%। लेकिन पहले लॉग के काम को गड़बड़ करते हैं, लॉग के काम का बंटाधार करते हैं। कैसे कर सकते हैं? 0.3 होता है log 2 की वैल्यू, इसको मैं आलस के मारे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए लिख लेता हूं, अंदर वाला टर्म माइनस डी ए बाई डी टी को आर ए लिख लिया, तो अब थोड़ा आसान लगने लगेगा। ये है log आर बी, और 0.7 लगभग होता है log 5 का मान। log 5 होता है 0.69, है ना। log की प्रॉपर्टी लगा लेते हैं, log a प्लस log b होता है log a मल्टीप्लाइड बाय b, log के बाहर का प्लस अंदर जाके मल्टीप्लाई बन जाता है। ऐसा रंग बदलता है, इतनी तेजी से रंग तो गिरगिट भी नहीं बदलता है। तो हमें रिलेशन मिल जाएगा, लॉग हटा दो। वैसे नीट वाले कहते हैं लॉग लॉग काट दो, बट एक्चुअल में लॉग हटाने के लिए मतलब एंटी लॉग ले लो, दोनों तरफ एंटी लॉग ले लो। तो ये आ जाएगा 2RA 5RB, डिवाइड के फॉर्म में लिख लो तो RA डिवाइडेड बाय 5, RB डिवाइडेड बाय 2। अब इसको सोच लो, जो डिवीजन में आता है वो कोएफिशिएंट होता है, मल्टीप्लीकेशन वाला नहीं। इसको सोच के आंसर ए मत मार्क कर देना, गलत हो जाएगा, और इसीलिए पहला ऑप्शन ए दिया है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे यहां तक पहुंच गया कोई, इसके आगे गलत मार्क कर दे। नहीं, रेट ऑफ ए डिवाइडेड बाय 5 यानी 5 ए का कोएफिशिएंट कितना है? 5। रेट ऑफ बी डिवाइडेड बाय 2 तो 2 बी का कोएफिशिएंट है। कुछ ऐसा भी सोच सकते हैं, अच्छा 2 आ रहे तो 2a और 5b, कुछ आगे समझ में नहीं आया तो यहीं पे तुक्का मार दिया। तो रिएक्शन आ जाएगी 5a से 2b की, 5a से 2b की। क्लियर सबको? क्या हाल चाल है साजिद? सबको समझ में आया?
तो डिफरेंशियल रेट लॉ बच्चों हम लोग पढ़ चुके हैं, और डिफरेंशियल रेट लॉ का पर्पस तुम्हारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए। तीन ही रेट लॉ है, 4 पार्ट में कुछ चैप्टर है, काइनेटिक्स 4 पार्ट का चैप्टर है, जिसमें 3 तो रेट लॉ है, 3 तो हमारे पास रेट लॉ है। और उन रेट लॉ का अगर पर्पस क्लियर है कि कौन सा रेट लॉ कब अप्लाई करेंगे, एक भी क्वेश्चन तुम्हारा गलत नहीं होगा, गारंटी लेके जाओ, काइनेटिक्स में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो पाएगा। गुड मॉर्निंग अनविका, क्या हालचाल। तो चलो आगे की कहानी लेके चलते हैं। अब एक रेट लॉ हमें समझ में आ चुका है, इस पे मैंने तुम्हें कुछ क्वेश्चन भी दिए थे करने को, कुछ लिमिटेशन भी सिखाई थी कि भाई इसको मास पे मत लगाना, क्योंकि रेट लॉ स्टोशियोमेट्री से आया है, स्टोशियोमेट्री मास पे डायरेक्टली अप्लाई नहीं की जाती है। अगर रेट मास के टर्म में गिवन है, मास वाली रेट अगर गिवन है, तो वहां पे पहले मोल में बदल लेना, अलग अलग चीजों के मोलर मास से डिवाइड करके। चलो अब हम समझते हैं कि जो रिएक्शन की रेट है, कभी भी अगर सिर्फ रेट बोला जाए, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन। जब तक ऐसे ना बोले रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब तक ऐसे वर्ड ना बोले, एक पर्टिकुलर चीज की बात ना की जाए, तब तक हमेशा रेट वर्ड को मान के चलना, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन जिसको हम किससे डिफाइन करते हैं, यही किसी भी इंडिविजुअल की रेट डिवाइडेड बाय उसका कोएफिशिएंट, ये डिफाइन होता है रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर है सबको। अब बहुत ध्यान से सुनना, ये सेकंड वाला काम है, लेकिन इस पे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं इस पे कि रेट भाई किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है। ये मैंने तुम्हें पिछली क्लास में सिखाया था। रेट डिपेंड करेगी रिएक्टेंट के नेचर पे। यस सर, बिल्कुल डिपेंड करेगी। कुछ चीजें जल्दी रिएक्ट कर जाती है, कुछ चीजें बिल्कुल बौखलाए बैठे रहते हैं कि उन्हें मौका मिला वो कूद के रिएक्शन कर गई। कुछ चीजें तो आराम से होती है, शांत मन की होती है, वो धीरे धीरे रिएक्ट करती है। रिएक्टेंट के सरफेस एरिया पे, अगर सॉलिड रिएक्टेंट है तो सरफेस एरिया पे भी करेगी। हाँ, सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो ज्यादा एक्सपोज होगा। जैसे वुड का एग्जांपल ले लो, एक बड़ा सा मोटा सा वुड का ब्लॉक ले आओ, जलाने में टाइम लगेगा, उसी को काट के बिल्कुल पाउडर बना दो, फटाफट जल जाएगा। तो सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करेगी। स्पेशली सरफेस एरिया का टर्म कब आएगा, सॉलिड के लिए, सॉलिड के लिए। तीसरी बात, टेम्परेचर। टेम्परेचर पे तो हमेशा करेगी ही करेगी, क्योंकि टेम्परेचर का मतलब है एनर्जी, एनर्जी का मतलब है कार्य करने की क्षमता। तो अगर एनर्जी बढ़ाओगे, एबिलिटी टू डू वर्क बढ़ेगी, और अगर वर्क करने की क्षमता बढ़ेगी, तो जो रिएक्टेंट के अंदर का आलस है वो खत्म हो जाएगा, है ना। रिएक्टेंट के अंदर का आलस खत्म हो जाएगा, तो वो जल्दी जल्दी कूद कूद के रिएक्शन करेगा, कूद कूद के। वो वीडियो देखा है तुमने जिसमें कूद कूद के समझाया जाता है, CnH2n? लगता नहीं देखा है। और चौथा, कैटलिस्ट पे भी डिपेंड करेगी। कैटलिस्ट का तो जन्म ही हुआ, ये तो अभिमन्यु है, इसका तो जन्म ही हुआ है चक्रव्यूह को भेदने के लिए। तो कैटलिस्ट का तो काम ही है रिएक्शन की रेट को घटाना या बढ़ाना। कैसे घटाता बढ़ाता है वो बात की बात है, वो हम चैप्टर के एंड में समझेंगे, कैटलिस्ट की मैकेनिज्म। लेकिन कैटलिस्ट उन्हीं रिएजेंट्स को कहते हैं जो रिएक्शन को बढ़ा दे, फास्ट कर दे, या रिएक्शन को स्लो कर दे। तो कैटलिस्ट पे भी भैया डेफिनेटली डिपेंड करेगी। और रिएक्टेंट के अमाउंट पे डिपेंड करेगी। और किस पे डिपेंड करेगी, रिएक्टेंट के अमाउंट पे। इस अमाउंट को तुम मोल में लिख सकते हो, इस अमाउंट को तुम मास में लिख सकते हो, इस अमाउंट को तुम कंसंट्रेशन में लिख सकते हो, इस अमाउंट को तुम पार्शियल प्रेशर में लिख सकते हो। तो अलग अलग तरह से रिएक्टेंट का अमाउंट दिखाया जा सकता है। ठीक है, समझ में आई बात। तो इन 5 फंडामेंटल चीजों पे हम रिएक्शन की रेट को इफेक्ट होते हुए देखते हैं। अब क्या ये बहुत सारे फैक्टर हैं, सबको एक साथ नहीं समझा जाएगा। तो हम क्या मान ले रहे हैं कि पहली जो 4 चीजें हैं इनको कांस्टेंट मान ले रहे हैं, और जब इनकी डिपेंडेंस समझेंगे तो इनके लिए यूज करेंगे रेट कांस्टेंट। तो अनलेस अंटिल हम आर्हीनियस इक्वेशन पे नहीं जा रहे हैं, जब तक हम रेट कांस्टेंट की बात नहीं कर रहे हैं, तब तक हम मान के चलेंगे कि भाई ये सारी चीजें कांस्टेंट है। जब तक के की बात नहीं होगी तब तक ये सारी चीजें कांस्टेंट है। तो अब तुम कह सकते हो रेट 2 चीजों पे डिपेंड करती है। 5 चीजों को 2 बना दिया। रेट डिपेंड करती है के पे, यस, रेट डिपेंड करती है के पे। रेट डिपेंड करती है अमाउंट पे, रेट डिपेंड करती है अमाउंट पे।
के क्या है? इन सारे फैक्टर्स का मिला जुला, इन सबको खिचड़ी बना दिया। यस अनविका, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेगा, अभी इक्विलिब्रियम से इस बात को समझाएंगे कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेट बढ़ती है, या ऐसा केस होना चाहिए एक्सोथर्मिक के लिए घटना, एंडोथर्मिक के लिए बढ़ना। इस बात पे एक डिबेट होने वाली आगे कि टेम्परेचर बढ़ाने पे हर एक रिएक्शन की स्पीड बढ़ेगी या एक्सोथर्मिक की स्पीड घटेगी, एंडोथर्मिक की बढ़ेगी, जैसा इक्विलिब्रियम में सीखा जाता है। तुम्हें क्या लगता है, बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? तुम्हें क्या लगता है? ये एक्सो एंडो वाले दिमाग में आ रहा है? फैक्ट तो देखो ये है, लेकिन हम इस पे बातें करेंगे आर्हीनियस इक्वेशन में कि ये फैक्ट है, हमेशा बढ़ेगी, हमेशा बढ़ेगी। इसको एक्सप्लेन करेंगे एक्सो एंडोथर्मिक के लिए आगे आर्हीनियस इक्वेशन में। ठीक है बात? तो रेट का डिपेंडेंस दो चीजों पे, रेट डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, लेकिन वो अमाउंट पे कैसे डिपेंड करी वो हमें नहीं पता। अमाउंट पे यस बढ़ती है, सबके लिए बढ़ती है, बिल्कुल करेक्ट है, सबके लिए ही बढ़ती है, क्योंकि टेम्परेचर का मतलब एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो पार्टिकल ज्यादा जल्दी कोलाइड करेंगे, जल्दी कोलाइड करेंगे तो जल्दी नए बॉन्ड बनाएंगे, तो हर एक रिएक्शन में स्पीड बढ़ जाती है टेम्परेचर बढ़ने पे। इसको डिटेल में कोलिजन थ्योरी नाम के टॉपिक में पढ़ा जाएगा। देखो अब इधर आओ, इधर बात देखो, कि फिलहाल हमने अज्यूम कर लिया कि रेट जो है वो अमाउंट पे डिपेंड कर रही है, अमाउंट टू द पावर समथिंग, एक्स क्या है अब इसकी बात करेंगे। इसको बोला गया है रेट लॉ, इसको बोला गया रेट लॉ। तो रेट लॉ का पर्पस क्या है? रेट लॉ का पर्पस क्या है कि रेट की डिपेंडेंस समझ रहे हैं अमाउंट के साथ, रेट की डिपेंडेंस समझ रहे हैं रिएक्टेंट के अमाउंट के साथ। तो जब तक हम अमाउंट के बारे में बात कर रहे हैं, बाकी सारी चीजों को कांस्टेंट मान के बात करेंगे, बाकी सारी चीजों को कांस्टेंट मान के बात करेंगे। अब सोचो, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, वही है ये रेट कांस्टेंट के टाइम्स ऑफ अमाउंट टू द पावर एक्स। पहले के की बात कर लेते हैं। के को क्या कहा गया? के को कहा गया रेट कांस्टेंट, क्योंकि रेट इक्वेशन में आ रहा है। के को कहा गया वेलोसिटी कांस्टेंट, क्योंकि रेट का दूसरा नाम वेलोसिटी है। के को कहा गया वेलोसिटी कांस्टेंट। के का एक और नाम है, के को कहा गया स्पेसिफिक रेट ऑफ द रिएक्शन, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन, ROR, रिएक्शन को रेट को हम ये भी कह सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब ये क्यों कहा गया ये सोचो। पावर की बात अभी की जाएगी कि पावर क्या सिग्निफाई कर, लेकिन अगर अमाउंट 1 है, अगर अमाउंट 1 है, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा। तो अगर अमाउंट 1 है, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा, तो उस टाइम पे के और आर बराबर होंगे, के और आर बराबर होंगे। तो के एक और बात को दिखा सकता है, के रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन अमाउंट ऑफ एवरीथिंग, हर एक चीज, जितनी भी चीजें रेट लॉ में आ रही हैं, उन सबका अमाउंट 1 हो। अगर प्रेशर के टर्म में है तो प्रेशर 1 atm 1 बार हो, कंसंट्रेशन के टर्म में दिखा रहे हो तो 1 मोल पर लीटर हो। जैसे तुम इधर दिखा रहे हो वैसे इधर दिखाओगे। अगर अमाउंट को मास में दिखा रहे हो तो रेट भी मास पर यूनिट टाइम वाली, अमाउंट कंसंट्रेशन में रेट भी कंसंट्रेशन वाली, अमाउंट प्रेशर में तो रेट भी प्रेशर वाली, अमाउंट मोल में तो रेट भी मोल वाली। तो जिस टाइप का अमाउंट है उस टाइप का रेट होगा। ठीक है, अब के बेसिकली ये भी सोचो, के यही है, यही है के। तो क्या अमाउंट बदलने से के बदलेगा? क्या अमाउंट बदलने से ये सब चीजें बदलेंगी? नहीं ना। के बदलने से आर बदलेगा, लेकिन के का डिपेंडेंस अलग है, के का डिपेंडेंस अलग है। तो ये भी ध्यान रखना है, के खुद डिपेंड नहीं करता है रिएक्शन के रेट या रिएक्शन के अमाउंट पे।
के प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, के इस रिएक्शन में एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। इसका मतलब ये तभी बदलेगा जब बाकी फंडामेंटल चीजें बदलेंगी। अब ऐसे क्वेश्चन मिल जाए, मान लो अमाउंट को डबल किया तो रेट पे चेंज आएगा, रेट को आधा किया तो अमाउंट पे चेंज आएगा, लेकिन रेट और अमाउंट की वजह से के पे चेंज नहीं आएगा। ऐसा क्वेश्चन आया अमाउंट डबल किया तो रेट कांस्टेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसीलिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है। अमाउंट को आधा किया तो रेट कांस्टेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अमाउंट को 3 गुना कर दिया, रेट कांस्टेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो रेट कांस्टेंट अमाउंट या रिएक्शन की रेट से अफेक्ट नहीं होता है, अमाउंट या रिएक्शन की रेट से अफेक्ट नहीं होता है। क्लियर है सबको? क्या सबको ये बात समझ में आ गई? एक्स क्या है? एक्स को कहा जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, या सिंपली बोलूं ऑर्डर। एक्स को क्या कहा जाता है? ऑर्डर। गुड मॉर्निंग विनय प्रताप, क्या हालचाल है? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो एक्स को कहा जाता है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या? ऑर्डर ऑर्डर, जैसे जज साहब बोलते हैं ना ऑर्डर ऑर्डर, तो ऑर्डर मेंटेन रखो, न्याय व्यवस्था बनाए रखो। ऑर्डर का मतलब क्या है? ऑर्डर पढ़ा सबने, सुना सबने। ऑर्डर को ऐसे बार बार याद किया है कि रेट लॉ में जो भी टर्म आते हैं वो ऑर्डर होते हैं, रेट लॉ में जो भी पावर आती है वो ऑर्डर होती है, रेट लॉ में जो भी पावर आती है वो ऑर्डर होती है। ये बात हम आगे भी हम जानेंगे। ऑर्डर का मतलब क्या है? देखो, मान लो एक रिएक्शन है, इधर ही लेते हैं, ए से बी, 3 केस मान लेता हूं। अगर इसका ऑर्डर 1 है, अगर इसका ऑर्डर 2 है, अगर इसका ऑर्डर 3 है। सोचना, अगर रिएक्शन मैंने ली है और 3 कंडीशन ले ली है, एक बार पावर 1, पावर 2 और पावर 3, और मान लो इन तीनों केसेस में ए का जो अमाउंट है वो डबल कर दिया, ए का जो अमाउंट है वो डबल कर दिया, तो पहले वाले केस में, पहले वाले केस में रिएक्शन की स्पीड कितनी हो जाएगी? देखो, ए का अमाउंट डबल किया तो स्पीड भी क्या होगी? डबल, क्योंकि डायरेक्टली डिपेंड करेगी पावर 1 में, तो स्पीड भी 2 टाइम्स हो जाएगी। सेकंड वाले में क्या होगा? ए का अमाउंट डबल किया तो 2 की पावर 2, पावर है ना 2, तो अगर ए का अमाउंट, ए का पूरा अमाउंट डबल कर दिया तो पावर भी डबल हो जाएगी, मतलब जो अमाउंट का डबल किया है वो भी 2 की पावर 2 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आर डैश 4 टाइम्स, आर डैश 4 टाइम्स हो जाएगा, आर डैश 4 टाइम्स हो जाएगा। हो सकता है थोड़ा लैग कर रहा हो, नेटवर्क का थोड़ा लो हो बैंडविड्थ, कोई बात नहीं। यहां पे समझो, अगर ए की कंसंट्रेशन को डबल किया तो 2 टू द पावर 3, यानी नई रेट हो जाएगी 8 टाइम्स। तो अगर हम ऐसे देखें तो जितना ज्यादा ऑर्डर है, समझना बात को, ऑर्डर जितना ज्यादा है, कंसंट्रेशन का एक मामूली सा चेंज उतना ज्यादा स्ट्रांगली इफेक्ट डाल रहा है। समझो इस बात को, ऑर्डर जितना ज्यादा है, कंसंट्रेशन का एक छोटा सा चेंज या लगभग सब में बराबर चेंज अपनी रेट पे बराबर इफेक्ट नहीं डाल रहा है। जहां ऑर्डर ज्यादा है वहां पे इफेक्ट ज्यादा हुआ। तो ऑर्डर रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेंथ ऑफ डिपेंडेंस। नहीं, ये तो समझ लिया कि भाई अमाउंट पे डिपेंड करता है, लेकिन कितनी पावरफुली या कितनी स्ट्रांगली डिपेंड करेगा। अगर ऑर्डर ज्यादा है इसका मतलब डिपेंडेंस ज्यादा स्ट्रांग है, छोटा सा चेंज बड़ा चेंज लाएगा। ऑर्डर कम है इसका मतलब डिपेंडेंस कम है, छोटा सा चेंज कम चेंज लाएगा। ऑर्डर 0 इसका मतलब डिपेंडेंस है ही नहीं, कितना भी बदल लो चेंज आएगा ही नहीं। तो ये समझो कि ऑर्डर, हम बोलते तो हैं ऑर्डर ऑर्डर बहुत बार, ऑर्डर का मतलब क्या है कि कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंस कितनी स्ट्रांग या कितनी वीक है। ऑर्डर मान लो 5 है तो इसका मतलब डिपेंडेंस ज्यादा है, ऑर्डर 2 है डिपेंडेंस का स्ट्रेंथ कम है। तो ऑर्डर रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेंथ ऑफ डिपेंडेंस, स्ट्रेंथ ऑफ डिपेंडेंस जिसको हम यहां पे पावर कहते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ डिपेंडेंस। तो ऑर्डर की अगर बात की जाए, अगर हम ऑर्डर की बात करें तो पहली बात
यानी हर एक रिएक्शन में मैकेनिज्म देखनी पड़ेगी, रिएक्शन में एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, तभी हम बता पाएंगे कि भाई कहां क्या डिपेंडेंस है। हो सकता है किसी रिएक्शन में कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही ना करे, हो सकता है किसी रिएक्शन में कंसंट्रेशन पे बहुत ज्यादा डिपेंड कर जाए। तो ऑर्डर हमेशा एक्सपेरिमेंटली डिसाइड होता है। तो अनलेस अंटिल मैं तुम्हें ना बताऊं कि तुम रिएक्शन देख के सीधे लिखोगे, तुम सीधे नहीं लिख सकते हो, ऑर्डर को सीधे नहीं लिख सकते हो। दूसरी बात, ऑर्डर क्योंकि एक्सपेरिमेंट टर्म है, जीरो भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही ना करे, रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही ना करे। अनिका बताना, वीडियो की लैगिंग खत्म हुई क्या? वीडियो की लैगिंग खत्म हुई क्या? कैन बी जीरो, हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है निगेटिव हो, निगेटिव ऑर्डर रिएक्शन भी होती है, और हो सकता है फ्रैक्शनल हो, ऑर्डर डेसिमल में भी हो सकता है। तो ऑर्डर क्योंकि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है, ऑर्डर की वैल्यू कुछ भी, कोई भी रियल नंबर आ सकती है। ऑर्डर की वैल्यू कोई भी रियल नंबर बच्चों आ सकती है। क्लियर है इतनी बात? तीसरी बात जो ध्यान रखना है, अगर कोई रिएक्शन है PA प्लस QB, ये मिलके प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो जब तक तुम्हें एग्जैक्टली ना पता हो कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री क्या होती है आगे समझ लेंगे, तो अभी के लिए मान के चलो, जब तक तुम्हें साफ साफ ना बोला जाए तब तक इन नंबर्स को, जो कॉफिशिएंट होते हैं, इन कॉफिशिएंट को कभी भी हम रेट लॉ में नहीं यूज करेंगे। इन कॉफिशिएंट को बच्चों रेट लॉ में यूज नहीं करेंगे। रेट लॉ हो, ये क्या हो गया भाई, हाँ, रेट लॉ होगा K मल्टीप्लाइड बाय रिएक्टेंट A का कंसंट्रेशन टू द पावर X, रिएक्टेंट B के कंसंट्रेशन टू द पावर Y। ज्यादातर हम रेट लॉ में अमाउंट कंसंट्रेशन में लेंगे, बट अभी मैंने तुम्हें ऊपर समझाया कि वो कैसा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। ऑर्डर रिएक्शन की खुद की प्रॉपर्टी है, रिएक्शन की खुद की प्रॉपर्टी है, और यहां पे जो X और Y है, तो जो A का पावर है वो A का ऑर्डर है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A, जो B की पावर है वो B का ऑर्डर है, और सारी पावर को अगर ऐड कर दो तो इसको बोलते हैं ओवरऑल ऑर्डर। रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर कितना है, X प्लस वाई कहलाएगा रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर। तो ये हो गई रेट लॉ में आने वाले हर एक टर्म की बातें। रेट क्या है, अभी मैंने बताया, जब तक रेट में नाम ना लिया जाए वो हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन। तो किसी रिएक्शन की रेट, रेट कांस्टेंट और अमाउंट दो बातों पे डिपेंड करती है। रेट कांस्टेंट क्या होते हैं, इन सारे फैक्टर को समझाने के लिए जो नंबर है उसे रेट कांस्टेंट बोला है। यानी जब तक ये फैक्टर नहीं बदलेंगे रेट कांस्टेंट नहीं बदलेगा। रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड करेगा, नेचर, सरफेस टेम्परेचर, कैटलिस्ट। अमाउंट पे रेट कांस्टेंट की कोई डिपेंडेंस नहीं। अमाउंट पे एक बार बच्चों मैं चेक कर लेता हूं, एक बार चेक करना बच्चों। आई थिंक अब ये लैगिंग की प्रॉब्लम खत्म हो जानी चाहिए, अब ये लैगिंग की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। हमने एक बार चेक कर लिया, अगर अभी भी आई तो एक बार तुम भी अपनी तरफ से नेटवर्क से रिकनेक्ट करके देखो, वाईफाई, मोबाइल डेटा जिससे भी है। लैगिंग की प्रॉब्लम अब शायद नहीं आनी चाहिए, ठीक है। 1-2 सेकंड का लैग रहता है, यहां से डेटा निकला, फोटोन गए, लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा, बट फिर भी फोटोन को जाने में टाइम तो लग ही जाता है। चलो, तो अब हम रेट लॉ को समझ चुके हैं। तो रेट लॉ का पर्पस क्या है ये तो सब बोला ही नहीं अभी तक। रेट लॉ का पर्पस क्या है भाई, रेट लॉ का पर्पस है रेट का कंसंट्रेशन के साथ। वैसे तो अमाउंट लिखना चाहिए, बट क्योंकि यूज कंसंट्रेशन ही करेंगे, तो अगर किसी भी क्वेश्चन को पढ़ के तुम्हें फील आती है कि रेट को कंसंट्रेशन के साथ समझना है, कंसंट्रेशन घटाने बढ़ाने से रेट पे, या रेट घटाने बढ़ाने के लिए कंसंट्रेशन पे क्या इफेक्ट आएगा, क्वेश्चन में ये दो वर्ड दिख जाए तो समझ जाओ वहां पे रेट लॉ लगाना है।
क्वेश्चन में दो रेट लिखी हुई दिख जाए, समझ जाओ वहां पे डिफरेंशियल रेट लॉ लगाना है। तो ये हमारा दूसरा रेट लॉ है, जिसका नाम सिर्फ रेट लॉ है। इसको तुम अलग स्पेसिफिकली नाम देना चाहो तो नॉर्मल रेट लॉ बोल लो, नॉर्मल रेट लॉ। तीन ही आएंगे, डिफरेंशियल रेट एंड इंटीग्रेटेड रेट लॉ। तीन टाइप की रेट लॉ है, तीनों का अपना एक पर्पस है। अब रेट लॉ में प्रॉब्लम क्या है, रेट लॉ में प्रॉब्लम क्या है कि जब तक हम ऑर्डर ना निकाल लें, रिएक्शन दे दी मैंने तुम्हें, मैंने बोली रिएक्शन है ए प्लस बी मिलके बना रहे हैं प्रोडक्ट, ए के आगे 2 लगा हुआ है, बी के आगे 3 लगा है। अगर ए का कंसंट्रेशन में डबल कर दो तो बताओ रिएक्शन की रेट पे क्या इफेक्ट आएगा। तो सबसे पहले तो हम यहीं पे फंसेंगे ना, रेट इज इक्वल टू के ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर वाई। जब तक हमें एक्स और वाई ना पता हो, एक्स और वाई ना पता हो, तब तक हम कैसे सॉल्व करेंगे, तब तक हम कैसे कंसंट्रेशन और रेट की डिपेंडेंस को समझ पाएंगे। तो एक्स और वाई निकालना सबसे पहले। तो सबसे पहला काम हमारा है किसी भी रिएक्शन के रेट लॉ को बनाने के लिए ऑर्डर का डिटर्मिनेशन। कैसे फाइंड करेंगे रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, कैसे फाइंड किया जाएगा कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। सबसे पहला मेमोरी पुल से डायरेक्टली मेमोरी पुल शहर से निकाल कर, मतलब तुम्हें याद है कि भाई H2O2 का थर्मल डिकम्पोजिशन फर्स्ट ऑर्डर है, तुम्हें याद है कि भाई ये रिएक्शन थर्ड ऑर्डर है, तुम्हें याद है कोरोजन 0 ऑर्डर है, तुम्हें कुछ नॉन एग्जाम्पल याद है, तुम्हें कुछ नॉन एग्जाम्पल याद है, तो तुम डायरेक्टली वो काम कर सकते हो। ये बहुत रेयर होगा। दूसरा तरीका, अभी पीछे लिखा था ऑर्डर कैसे पता चलता है, एक्सपेरिमेंट से। तो तुम्हें एक्सपेरिमेंटल डेटा मिल गया, उससे निकाल लेंगे। अभी कैसे मिलता है वो देखेंगे। तीसरा तरीका, रेट कांस्टेंट की यूनिट, रेट कांस्टेंट की यूनिट मिल जाए। चौथा तरीका, चौथे तरीके को बोलते हैं हाफ लाइफ मेथड। हाफ लाइफ मेथड ये क्या होता है, हाफ लाइफ समझना पड़ेगा ना पहले तो। हाफ लाइफ का मेथड तो तभी समझोगे जब हाफ लाइफ समझोगे। पांचवा तरीका ग्राफ। तो चैप्टर में ये 5 तरीके आएंगे, चैप्टर में ये 5 तरीके आएंगे जिनसे तुम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो। सबसे पहले तरीके की बात करेंगे रेट कांस्टेंट की यूनिट। देखो मान लो कोई रिएक्शन है R इज इक्वल टू के ए टू द पावर n। वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है n, हमें n फाइंड करना है। डायमेंशन एनालिसिस, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट का मतलब डायमेंशन एनालिसिस। रेट की यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर पर सेकेंड। रेट कंसंट्रेशन अपॉन टाइम का चेंज। के की यूनिट हमें निकालनी है, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर। क्योंकि पावर n है तो यूनिट की पावर भी n हो जाएगी। तो यहां से k आ जाएगा मोल पर लीटर टू द पावर 1 माइनस n सेकेंड टू द पावर -1, या फिर इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो मोल टू द पावर 1 माइनस n लीटर टू द पावर n-1 सेकेंड टू द पावर -1। तो ये आ गया तुम्हारा एक जनरल रेट कांस्टेंट की यूनिट। अगर किसी रिएक्शन का ऑर्डर n है, nth ऑर्डर रिएक्शन है, अगर किसी रिएक्शन का ऑर्डर n है तो उसके रेट कांस्टेंट की यूनिट में या तो मोल पर लीटर देख लो, नहीं तो सिर्फ मोल देख लो। एक कंपेयर कर लोगे तो बाकी अपने आप सही आएंगे। तो अगर मोल की जो भी पावर है वो 1 माइनस n होगी। जैसे कुछ एग्जांपल देखते हैं, मान लो 0 ऑर्डर है, मान लेते हैं 0 ऑर्डर है। दूसरा एग्जांपल मान लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर है, मान लेते हैं सेकंड ऑर्डर है भाई। तो चलो देखते हैं 0 ऑर्डर के लिए n कितना होगा, 0। तो मोल टू द पावर 1 लीटर टू द पावर -1 सेकेंड टू द पावर -1। 0 ऑर्डर की रेट कांस्टेंट की यूनिट। फर्स्ट ऑर्डर है 1 माइनस 1 0, मोल की पावर 0 तो गायब, जिसकी पावर 0 वो गायब। लीटर की पावर 1 माइनस 1 0, ये भी गायब। तो ये तो सबसे खास यूनिट है, सबसे ज्यादा यही तो पूछते हैं।
फर्स्ट ऑर्डर के लिए आएगी सेकंड इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर की रेट कांस्टेंट की यूनिट, रेट कांस्टेंट की यूनिट में सिर्फ और सिर्फ टाइम की यूनिट आती है। फर्स्ट ऑर्डर की रेट कांस्टेंट की यूनिट में सिर्फ और सिर्फ टाइम रह जाता है, 1/टाइम। सेकंड की जगह मिनट हो सकता है। सेकंड ऑर्डर 1 - 2, n की जगह 2 रख दो, 1 - 2 यानी मोल टू द पावर -1, लीटर की पावर 2 - 1 सेकंड इनवर्स, ये आ गई। तो हम किसी भी रेट कांस्टेंट की यूनिट को देख के, रेट कांस्टेंट की यूनिट को देख के कंपेयर कर सकते हैं। मान लो ये यूनिट है मोल स्क्वायर लीटर टू द पावर -2 सेकंड टू द पावर -1। ये गिवन है रेट कांस्टेंट की यूनिट। यू हैव टू फाइंड द ऑर्डर, यू हैव टू फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यू हैव टू फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ज्यादा दिमाग में नहीं लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, खत्म हो जाएगा, वरना ज्यादा नहीं। घुटनों में दर्द भी हो सकता है, ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल करने से घुटनों में भी दर्द हो सकता है ना? क्यों? तो मोल की पावर देखो कितनी लिखी है, 2। जनरल कितनी होती है, 1 - n। 1 - n बराबर 2। यहां पे जल्दबाजी मत करो, प्लस माइनस की गलती करते हुए हजारों बच्चों को देखा यार। यहां पे जल्दबाजी नहीं करेंगे, प्लस माइनस की गलती होगी, सारा मेहनत बर्बाद, सब पानी में। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं। 2 को बहुत आराम से आहिस्ता आहिस्ता इधर लाओ, n को आहिस्ता आहिस्ता उधर ले जाओ। -1 बराबर n, यानी ऑर्डर आ गया -1, ऑर्डर आ गया -1। यहां पे प्लस माइनस की गलती करते हुए ढेरों लाखों बच्चों को देखा है मैंने। ऑर्डर आ गया -1। हाँ हाँ, ऑर्डर नेगेटिव हो सकता है। ऑर्डर नेगेटिव का मतलब क्या हुआ सर? ऑर्डर नेगेटिव का मतलब क्या है? ये तो ऑर्डर ही खराब हो गया, लॉ एंड ऑर्डर की बैंड बज गई। देखो, कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंस, किस पे? कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंस। जितना ज्यादा ऑर्डर उतना ज्यादा डिपेंडेंस, ये समझ में आ गया था? जितना ज्यादा ऑर्डर उतना ज्यादा डिपेंडेंस, है ना? लेकिन अगर पावर पॉजिटिव है तो डायरेक्ट डिपेंडेंस, पावर निगेटिव है तो इनडायरेक्ट या इनवर्स डिपेंडेंस। तो पावर पॉजिटिव होने का मतलब कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रेट बढ़ेगी। जितना ज्यादा पॉजिटिव उतना ज्यादा बढ़ेगी। सुनना ध्यान से, पावर पॉजिटिव होने का मतलब कंसंट्रेशन बढ़ाने पे रेट बढ़ेगी, जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा उतनी ज्यादा बढ़ेगी। पावर निगेटिव मतलब ये डिवाइड में आ गया, कंसंट्रेशन बढ़ाने पे रेट घटेगी, जितना ज्यादा निगेटिव होगा उतनी तेजी से घटेगी। तो पावर का मैग्नीट्यूड स्ट्रेंथ दिखाता है और पावर का साइन डिपेंडेंस का नेचर दिखाता है। समझ रहे हो बात? पावर का जो मैग्नीट्यूड है, जो सिर्फ वैल्यू है, प्लस माइनस छोड़ के जो वैल्यू है, वो तो स्ट्रेंथ दिखाएगा कि कितना ज्यादा इफेक्ट आएगा। पावर का साइन दिखाएगा कि इफेक्ट कैसा आएगा, वो इफेक्ट बढ़ने का है या घटने का है। तो नेगेटिव ऑर्डर का मतलब कुछ ऐसी भी रिएक्शन होती है जहां पे जब हम बहुत ज्यादा ले लेते हैं अमाउंट, तो बहुत ज्यादा लेने से स्पीड घटने लगती है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, स्पीड घट जाती है। तो वो मतलब है नेगेटिव ऑर्डर का, वो मतलब है नेगेटिव ऑर्डर का। अब देखो बच्चों, दूसरा तुम्हें ऐसा क्वेश्चन दिखेगा, हेलो राहुल क्या हाल चाल है, लेट आते हो यार तुम, लेट क्यों आते हो, सो लेट। चलो कोई बात नहीं। देखो, एक ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये दूसरा तरीका है। देखो ये समझ में आ गया, कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया, के की यूनिट हो गई। ये दूसरा तरीका, ये दोनों आगे सीखेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ में। एक्सपेरिमेंटल डेटा, हमें एक्सपेरिमेंट दिया है और एक्सपेरिमेंट करके डेटा दे दिया, एक्सपेरिमेंट करके डेटा पकड़ा दिया। क्या डेटा पकड़ा दिया? कि ए और बी का ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए 2 है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू 3 ने, रुको पहले यार, रुको पहले, इससे भी पहले ये समझेंगे। हाँ, इसको समझो। एक रिएक्शन है जहां पे रेट डबल हो गई, रेट डबल हो गई जब कंसंट्रेशन बी का दुगना किया गया। रेट 8 टाइम्स हो गई जब कंसंट्रेशन दोनों का दुगना किया गया। तो इस रिएक्शन का रेट लॉ क्या होगा? इस रिएक्शन का रेट लॉ क्या होगा? एक ऐसा तरीका है डेटा देने का और एक ऐसा तरीका है डेटा देने का। सेम बात है, बस यहां पे वैल्यू दे दी कि जब कंसंट्रेशन इतना है तो रेट इतनी है, जब कंसंट्रेशन इतना है तो रेट इतनी है, जब इतना है तो इतनी है, इतना है तो इतनी है।
दोनों के दोनों तरीके क्या हैं? दोनों के दोनों तरीके एक्सपेरिमेंटल डेटा देने के तरीके हैं। देखो क्या करते हैं, सबसे पहले एक कल्पना करते हैं कि माना जो हमारा रेट लॉ है जिसमें ए और बी आ रहे हैं, जो रेट लॉ है जिसमें ए और बी आ रहे हैं, मान लेते हैं कि हाइपोथेटिकली काल्पनिक रूप से ये रेट लॉ है, काल्पनिक रूप से ये रेट लॉ है। पहला तरीका देखो क्या है, रेट लॉ हमने मान लिया कि ए टू द पावर एक्स बी टू दी पावर वाई। मैं तुम्हें पूरा प्रॉपर तरीका सिखा रहा हूं, इसकी जरूरत तुम्हें नहीं पड़ेगी, ये जो सिखा रहा हूं इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। पता नहीं, मुझे पता होता है कि तुम, अगर मैं बोल दूंगा कि जरूरत नहीं पड़ेगी तुम ध्यान नहीं दोगे, फिर भी बोल देता हूं। बी को डबल किया, रेट कितनी हो गई? डबल हो गई, रेट डबल हो गई। तो ये जो आर है ये कितना हो गया? ध्यान से देखना, ये आर है ये डबल हो गया जब हमने बी के कंसंट्रेशन को अपनी वैल्यू से दुगना किया, ये एक्सप्रेशन बना। तीसरी बात क्या कह रहा है क्वेश्चन तीसरी बात क्या कह रहा है कि भैया जब तुमने ए और बी दोनों को डबल किया, ए और बी दोनों को डबल किया तो रिएक्शन 8 गुनी हो गई। तो जो पुरानी रेट थी, इससे देख रहे, इससे ये 8 गुना हो गया, 8 टाइम्स हो गया जब मैंने ए और बी दोनों की कंसंट्रेशन को अपनी पुरानी वैल्यू से दुगना कर दिया। आई बात समझ? अब क्या करो, इन दोनों को डिवाइड कर दो, आर कटेगा, देखो कंसंट्रेशन बदला है, आर बदला है, के कहीं नहीं बदला, के बदलेगा भी नहीं। आर कटेगा, ए कटेगा, बी कटेगा, 2 टू द पावर वाई 2 बच जाएगा। ऐसे यहां पे आर कटेगा, इन दोनों को डिवाइड कर दो तो तुम्हें कुछ एक्सप्रेशन मिल जाते हैं। उन एक्सप्रेशन से हम पावर को कंपेयर करके एक्स और वाई निकालते हैं। बट इतनी मेहनत नहीं करेंगे, इसी बात को ओरली समझेंगे, डायरेक्टली समझेंगे। कैसे समझना इस बात को, ए जो भी है वो एक्स डिपेंडेंस के साथ है, बी जो भी है वो वाई डिपेंडेंस के साथ है। तो बी में जितना भी चेंज करेंगे, ये तो क्या है क्वेश्चन, बी में जितना भी चेंज करेंगे, रेट में जो चेंज है, क्योंकि बी के साथ डिपेंडेंस फैक्टर वाई है, तो बी को अगर दुगना करोगे तो रेट 2 टू द पावर वाई टाइम्स होनी चाहिए। अगर ए और बी दोनों को दुगना करोगे तो ए में जो भी चेंज होगा उसके साथ पावर एक्स है, बी में जो भी चेंज होगा उसके साथ पावर वाई है। तो अगर ए को दुगना किया तो रेट पे इफेक्ट आना चाहिए 2 टू द पावर एक्स का, बी को दुगना किया तो रेट पे इफेक्ट आना चाहिए 2 टू द पावर वाई का। तो यही चीज तुम्हें यहां से डिवाइड करके मिलेगी, जो हम डायरेक्टली लिखा करेंगे आगे। अब क्वेश्चन ने ये कितना दिया है, ये दिया है डबल, ये कितना दिया है, ये दिया है 8। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो अब जरा खुद देख लो, जरा एक बार खुद देखो कि अगर मैं दोनों तरफ देखूं, बेस सेम है, बेस क्या है, सेम है, इसको उठा के यहां ले आते हैं। अगर बेस सेम है तो पावर भी बराबर होती है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1। y की वैल्यू आ गई 1, यानी ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b शुड बी 1, इसी तरह यहां पे देखो, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगी, बेस सेम है, x प्लस वाई। 8 को भी लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3, बेस सेम है तो पावर बराबर होनी चाहिए। अगर आधार बराबर है तो कोटि भी बराबर होगी। y पहले ही 1 निकाल चुके हैं, तो x कितना आ गया, 2। यानी a के लिए रेट है 2, ऑर्डर है 2, b के लिए ऑर्डर है 1। a का ऑर्डर है 2, b का ऑर्डर है 1। अभी तुम्हें लगेगा क्वेश्चन बहुत बड़ा है, नहीं, 10 सेकंड का क्वेश्चन है, क्योंकि जितनी बातें मैंने लिखी है वो धीरे धीरे जब तुम बार बार करोगे तो तुम्हें लिखना भी नहीं पड़ेगा। यही तो तरीका है डायरेक्ट करने का। क्वेश्चन को इतनी बार कर लो कि तुम्हारा दिमाग पेपर बन जाए, क्वेश्चन को इतनी बार कर लो कि तुम्हारे दिमाग में ही तुम लिख लो, अच्छा ये आया, अच्छा, हाँ आंसर आ गया, ये सीक्वेंस, अच्छा इतना, हाँ
यहां ये डबल किया तो ठीक है पावर 1, डबल किया 8 किया तो पावर 3, ये 1 है तो वो 2 आंसर। ऐसे कैलकुलेशन करोगे तभी मजा आएगा। चलो देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रिएक्शन के ऑर्डर के लिए इनकरेक्ट है? कौन सा है? क्या ऑर्डर सिर्फ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। अरे सर आपने तो 5 तरीके बताए हैं, तो ये क्यों सही है? ओनली लिखा है यहां पे, वो 5 तरीके हैं एक्सपेरिमेंट के ही। क्वेश्चन में अलग अलग कैसे देते, लेकिन वो 5 एक्सपेरिमेंट का ही रिजल्ट है। तो क्या ऑर्डर सिर्फ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जा सकता है? यस, सिर्फ और सिर्फ तुम। चलो ठीक है। ऑर्डर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से इन्फ्लुएंस नहीं होता है। हां बिल्कुल सही बात है। हम चाहे रिएक्शन को कैसे भी लिख लें, उससे ऑर्डर का कोई लेना देना नहीं। ऑर्डर का लेना देना एक्चुअल रिएक्शन से। पेपर पर हम क्या लिखते हैं, ऑर्डर उसको ध्यान भी नहीं देता है। पेपर पर हमने क्या लिखा, ऑर्डर का तो कोई ध्यान नहीं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट टू एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन। यस, रेट ऑफ रिएक्शन के एक्सप्रेशन में यानी रेट लॉ में जो पावर आते हैं वही पावर ऑर्डर होती है। तो ये बात भी सही है। इस क्वेश्चन के पीछे मेरा पर्पस तुम्हें गलत स्टेटमेंट से ज्यादा सही स्टेटमेंट बताने थे कि ये भी बातें ध्यान रखना। कभी इन बातों से घुमा फिरा के क्वेश्चन बने तो कंफ्यूज मत होना। ऑर्डर के बारे में जो बातें यहां पे लिखी हैं वो बातें ध्यान रखना, वो बातें ध्यान रखना। कहां गई ये सारी बातें? इन बातों को ध्यान रखना। कहां गया क्वेश्चन? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमेशा होल नंबर होता है? क्या ऑर्डर हमेशा होल नंबर होता है? ना 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 ना, ऑर्डर तो फ्रैक्शन भी हो सकता है। डेसिमल में आना, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल नंबर है, कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है, तो यही ऑर्डर है, कुछ भी कर सकता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन समझ लेते हैं। एक रिएक्शन है ए और बी के बीच की, एक रिएक्शन है ए और बी के बीच की। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए है 2 और ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी है 3। क्या कह रहा है? इस बार हमें ये दिया हुआ रेट लॉ दे दिया। ए के लिए ऑर्डर है 2, बी के लिए ऑर्डर है 3। और इस बार नीट 2023 में क्वेश्चन आया ऐसा, ये हलवा सा क्वेश्चन आया नीट 2023 में। ये हलवा सा क्वेश्चन आया 2013 में, तो 10 साल बाद बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आया। तो अगर आज से 10 साल बाद भी तुम नीट एग्जाम दे रहोगे तो ऐसा क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन उम्मीद है उससे पहले काम हो जाए अपना। R is equal to K A to the power 2 B to the power 3। कंसंट्रेशन ऑफ बोथ A एंड B डबल। A को डबल किया, B को डबल किया, तो ऑर्डर पे कितना इफेक्ट आएगा? A को डबल करने के लिए A की पावर, B को डबल करने के नाम पे B की पावर। डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं। A में जो भी चेंज करोगे, A में जो भी चेंज करोगे वो पावर 2 के साथ आएगा। B में जो भी चेंज करोगे वो B के ऑर्डर के साथ आएगा। तो चेंज हमेशा ऑर्डर के साथ लग के आता है। चेंज हमेशा ऑर्डर के साथ लग के आता है, जैसे बर्फी के साथ चांदी लग के आती है। सुबह सुबह मीठा खाने की बात। कितना आ गया? 2 की पावर 5 कितना होता है? 2 दूनी 4 दूनी 6 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो कितना चेंज आएगा? 32 टाइम। स्पीड हो जाएगी 32 टाइम्स। स्पीड कितनी हो जाएगी? 32 टाइम्स। कितनी? 32 गुना बढ़ जाएगी। चलो सही, ये भी समझ में आ गया? आ ही गया होगा। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन 2011 के मेंस एग्जाम का क्वेश्चन है। जीरो ऑर्डर के लिए यूनिट क्या होगी? तो बस यूनिट निकालने के लिए तुम्हें डायरेक्टली याद रखना है कि के की यूनिट, थोड़ा सा ये पढ़ लिया करो, रेट लिखा है या रेट कांस्टेंट लिखा है। के की यूनिट मोल टू द पावर 1 माइनस एन, लीटर टू द पावर n माइनस 1, सेकेंड टू द पावर -1। तो n की वैल्यू 0 रखेंगे, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। जीरो ऑर्डर के लिए रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट दोनों की यूनिट सेम होती है। जीरो ऑर्डर के लिए रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट दोनों की यूनिट सेम होती है। ये भी बात समझ में आई? अरे बोलो समझ में आया नहीं आया? अब बहुत काम का क्वेश्चन दिखाने जा रहा हूं, बहुत काम का क्वेश्चन। देखो ये वाला क्वेश्चन, इसको भी करने का प्रॉपर तरीका क्या है भाई? जैसे देखो ये एक्सपेरिमेंट, ठीक है,
ये और इधर रेट, कोई सी भी रेट गिवन है उससे मतलब नहीं। पहला क्या कर लो, सबकी पावर सेम कर लो। सबकी पावर सेम कर लोगे तो थोड़ा इजीली समझ में आ जाएगा। इसको लिख लो 72 इंटू 10 टू द पावर -3। इसको लिख सकते हैं 288 गुणे 10 टू द पावर -3, और इसको लिख सकते हैं 24 गुणे 10 टू द पावर -3। तो सबकी पावर मैंने सेम कर ली, ठीक है, सबकी पावर क्या कर ली, सेम। अब इस क्वेश्चन को करने का भी पहला तरीका क्या है, जो कि रेट इज इक्वल टू होता है, मान लिया एक हाइपोथेटिकल रेट लॉ a टू द पावर x b टू द पावर y, ठीक है, ठीक है, हाँ ये तो सही बात है। अब पहली जो वैल्यू दी है वो क्या दी है, 0.1 0.16, तो रेट की जगह वैल्यू रखो 6 इंटू 10 टू द पावर -3। के तो उतना ही रहेगा, के तो बदलेगा ही नहीं। ये 0.1 है, ये भी 0.1 है। सारी वैल्यू हमने एक्सपेरिमेंट यहां पे रख दी, एक्सपेरिमेंट की सारी वैल्यू यहां पे रख दी। अब अगर देखें तो कोई ऐसी जगह उठाओ जहां पे या तो ए सेम रहे या बी सेम रहे। क्यों ऐसा है अभी समझ जाओ, अभी तुरंत समझ जाओगे। तो अब मैं पहले के साथ उठा रहा हूं चौथा एक्सपेरिमेंट, पहले के साथ उठा रहा हूं चौथा एक्सपेरिमेंट। रन का मतलब वो एक्सपेरिमेंट कितनी बार किया गया, 0.1 0.4, लेकिन 0.1 0.1, तो किसी एक को सेम रखना जरूरी है। अगर कोई ना कोई एक मिल जाएगा तुम्हें, ऐसा कोई ना कोई एक मिल जाएगा, एक ही बार चाहिए ऐसा। तो चौथा रखूंगा तो रेट कितनी है, 24 इंटू 10 टू द पावर -3। के नहीं बदलेगा, ये हो गया है 0.4 डिवाइडेड बाय x, ये हो गया है 0.1 डिवाइडेड बाय y। एक सेम रखा, एक अलग रखा। ये है एक्सपेरिमेंट नंबर 1 की वैल्यू, ये है एक्सपेरिमेंट नंबर 4 की वैल्यू। 4 की वैल्यू को या 1 की वैल्यू को 4 से आपस में इनको कर दो डिवाइड, आपस में इनको कर लो डिवाइड। क्या किया, डिवाइड। अब देखो इसीलिए पावर सेम की थी कि वो कट जाए। 24 डिवाइडेड बाय 6, के कटा 0.4 पावर x, 0.1 पावर x, 0.1 कट गया। इसीलिए ऐसा किया जाता है कि एक सेम चाहिए ताकि या तो x वाला टर्म गायब हो जाए या y वाला टर्म गायब हो जाए। कोई एक टर्म गायब हो जाए, हम दूसरी वैल्यू निकाल लेंगे फटाक से। तो यहां पे आ गया 4, ये भी पावर सेम है तो एक साथ हो सकते हैं, डेसिमल कट जाएगा। 4 टू द पावर x, बेस सेम है तो x आ गया 1, बेस सेम है तो x आ गया 1, यानी ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a है 1। हमारे रेट लॉ में हमें मिल गया ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a इज 1, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a इज 1। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b अभी हमें जानना है, तो ये तरीका है। अब b के लिए जानना है तो क्या करो, कोई दो ऐसी वैल्यू उठाओ जहां पे a ना बदलता हो। अगर तुम्हें b के लिए जानना है तो क्या करोगे, कोई दो ऐसी वैल्यू उठाओ जहां पे a ना बदलता हो। तो अब इसका डायरेक्ट तरीका ये समझ में आ गया। तो ये सिस्टमैटिक तरीका, जहां भी तुम्हें कंफ्यूजन लगे, जहां भी तुम्हें दिक्कत लगे, हमेशा काम आएगा। इतना मेहनत करवाएगा नहीं क्वेश्चन। डायरेक्टली देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। मैंने हर जगह पावर कर ली सेम, हर जगह पावर कर ली सेम। बी को कांस्टेंट रखते हुए ए का कंसंट्रेशन 4 टाइम्स हुआ, बी को कांस्टेंट रखते हुए ए का कंसंट्रेशन 4 टाइम्स हुआ। ए अगर 4 टाइम्स हुआ, यानी हम वही बात जो ये लैंग्वेज वाली बात थी, उसी बात को उन्होंने टेबल में दे रखा है। हम टेबल की बात को लैंग्वेज में बदल रहे हैं, लैंग्वेज से ज्यादा आसान होता है। ए को जब 4 गुना किया तो रेट पे इफेक्ट कितना आना चाहिए, रेट पे इफेक्ट आना चाहिए 4 टू द पावर x का। रेट पे इफेक्ट आना चाहिए 4 टू द पावर x का। पावर सेम है तो देखना आसान होगा, 4 गुना हो रहा है, 6 चौक 24, तो 4 की पावर x कितना आ गया, 4x बराबर कितना आ गया, 1। एक को कांस्टेंट रखते हुए दूसरे का चेंज समझो। ए को 4 गुना किया बी को कांस्टेंट रखते हुए, तो जो रेट पे इफेक्ट है वो ए की वजह से आ रहा है, पावर x से आ रहा है, तो x अपने आप कितना आ गया, 1। फिर देखो ए को कांस्टेंट रखते हुए बी को दुगना किया, बी को दुगना किया, दुगना हुआ ही नहीं हुआ, तो रेट पे इफेक्ट कितना है, रेट पे इफेक्ट आया 4 गुना का। ए को कांस्टेंट रखते हुए बी को दुगना किया तो रेट पे इफेक्ट आया 4 गुने का, यानी बी को दुगना करना है, यानी 2 टू द पावर y का चेंज डालना है। ये 4 गुना है 2 टू द पावर y बराबर 2 टू द पावर 2, तो y बराबर आ गया 2।
तो y के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ गया 2। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो टेबल को समझ के लैंग्वेज बना लोगे तो क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली मिल जाएगा। टेबल को समझो और इस टाइप की लैंग्वेज बना लो, इस टाइप की लैंग्वेज बना लो, तुम्हें क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली मिलेगा, क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली मिलेगा। चलो अभी तुम्हें एक और क्वेश्चन दिखाते हैं ऐसा टेबल वाला। देखो अब इस क्वेश्चन को देखो, डायरेक्टली समझेंगे, डायरेक्टली समझेंगे। अपने रेफरेंस के लिए लिखना चाहो तो लिख लो कि जो काल्पनिक वाला, जो कल्पना का रेट लॉ है वो ये है, ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर वाई। ए की पावर एक्स है, बी की पावर वाई है। चलो भैया देखें, ए को रखा कांस्टेंट, बी यहां से हो रहा है दुगना, रेट भी हो रही है दुगनी, दिख रहा है? थोड़ा सा छोटा मोटा मल्टीप्लीकेशन वाला होता है तो आसानी से दिखता है। तो b को दुगना किया यानी इफेक्ट आना चाहिए था 2 टू द पावर y का, आया कितना 2 का, कितना आना चाहिए, कितना आया बराबर कर दो, y आ गया 1, b के रिस्पेक्ट में ऑर्डर है 1, सॉरी b नहीं b2, ये b2 है, रिएक्शन में b2 दिया ना, b2 है। चलो कोई बात नहीं, b2 के लिए ऑर्डर कितना है 1, b2 के लिए ऑर्डर कितना है 1। फिर देखो कलर बदल देता ताकि तुम्हें पता है कहां मैंने एक के लिए देखा है कहां दूसरे के लिए। ये कांस्टेंट B2 कांस्टेंट है भाई, हाँ, A दुगना हुआ, A दुगना हुआ, रेट में इफेक्ट ही नहीं आया, रेट में इफेक्ट ही नहीं आया। तो एक तो सीधे सीधे ये बात है, A का चेंज रेट पे इफेक्ट डाल ही नहीं रहा है, A का चेंज रेट पे इफेक्ट डाल ही नहीं रहा है यानी जीरो ऑर्डर, A का चेंज रेट पे इफेक्ट नहीं डाल रहा है यानी जीरो ऑर्डर। ऐसा ना चाहो तो देखो, A को दुगना करने से इफेक्ट कितना आएगा 2 टू द पावर x, A को दुगना करने से इफेक्ट कितना आएगा 2 टू द पावर x, आया कितना 1 का, आया कितना 1 का। 1 को किसी भी नंबर की पावर 0 लिख सकते हैं क्योंकि कंपेयर करने के लिए बेस सेम होना चाहिए, तो 1 को किसी भी नंबर की पावर 0 लिख सकते हैं। तो इसको x2 की पावर 0, x कितना आ गया 0। तो जब भी हम रेट को, कंसंट्रेशन को बदल लें और रेट ना बदले, कंसंट्रेशन को बदले और रेट ना बदले, इसका मतलब उस रिएक्शन में उस पर्टिकुलर चीज के लिए रेट ऑर्डर 0 है, ऑर्डर 0 है। ए वाला टर्म गया, ए वाला टर्म गया, बी का ऑर्डर 1 आया, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आ गया, कैलकाटा। अब ये वाला कर लोगे तुम, ये इसी क्वेश्चन का पार्ट है। ये भी तुम्हारे लिए होमवर्क है, इसी क्वेश्चन का ये पार्ट है। और देखो कई बार ऐसा हो जाता है, 3 चीजें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हो, अगर एक से आंसर देखिए, मान लो तुम्हें एच का ऑर्डर मिल गया, एच के लिए ऑर्डर मिल गया और एच 3 में आ रहा है, 1 में आ ही नहीं रहा है, तो हो सकता है तुम्हें आंसर 1 से ही मिल जाए। तो हर बार एक ऑर्डर निकालने के बाद देख लो कौन कौन से आंसर कट गए, कौन कौन से आंसर गलत हो गए। एक बार ऑर्डर निकालने के बाद देख लो कौन कौन से आंसर गलत हो गए। जैसे क्वेश्चन ये वाला है, एक क्वेश्चन ये वाला है, रेट लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन है। कैसे पता चलता है क्वेश्चन की लैंग्वेज में, रिएक्शन दिए, रेट और रेट कांस्टेंट दिए हैं, कंसंट्रेशन पूछा है, 2 वर्ड दिखे, रेट और कंसंट्रेशन। रेट और कंसंट्रेशन की डिपेंडेंस यानी रेट लॉ, रेट और कंसंट्रेशन की डिपेंडेंस यानी कि रेट लॉ। तो कैसे पता चलेगा रेट लॉ, कांस्टेंट दिया, रेट कांस्टेंट की यूनिट, रेट कांस्टेंट की यूनिट बता रही कि ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो याद हो जाएगा 1 अपॉन टाइम होता है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए 1 अपॉन टाइम होता है। तो रेट बराबर k मल्टीप्लाइड बाय N2O5 टू द पावर 1 होगा। सर 1 क्यों लिया, यहां तो 2 लिखा है, यहां के 2 से मतलब भी नहीं है, बोर्ड हिल गया। 1 क्यों लिया, क्योंकि ऑर्डर हमेशा यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट या बाकी चीजों से निकालते हैं, डायरेक्टली रिएक्शन से ऑर्डर अभी नहीं निकाल रहे, डायरेक्टली रिएक्शन से ऑर्डर नहीं निकालेंगे। R इज इक्वल टू k N2O5 की पावर 1, R कितना है, R है 1.02, इसको पावर सेम कर लेते ना, 10.2 इंटू 10 टू द पावर -5। कांस्टेंट कितना है 3.4 इंटू 10 टू द पावर -5। N2O5 का कंसंट्रेशन चाहिए, कितना आ जाएगा, ये कटा ये कटा। तो जिस टाइम की हमें कंडीशन दी है
उस टाइम पे N2O5 का कंसंट्रेशन 3 मोल्स पर लीटर आ जाएगा। N2O5 का कंसंट्रेशन 3 मोल्स पर लीटर आ जाएगा। अब देखो इन्होंने जानबूझ के जो पहला आंसर दिया है ये √3 दिया है। अगर तुम रिएक्शन से लेते तो पावर 2 मानते, पावर 2 मानते तो अंडर रूट लगा देते और आंसर ए बताते। पहला आंसर ही वो दिया है जो बच्चा गलत सोच के लाएगा। हर बार जब एग्जामिनर पेपर बनाता है वो बच्चे के दिमाग से बनाता है, तो उसे पता है कि बच्चा कॉमनली क्या गलती करेगा और वो कॉमन मिस्टेक्स हमेशा इनिशियल ऑप्शन होते हैं। कभी भी आंसर तुम्हारा ए आ रहा है ना, एक बार दोबारा चेक कर लो। ऐसा नहीं कि ए हमेशा गलत होता है, बट अगर ए आंसर आ रहा है या बी आ रहा है तो एक बार चेक जरूर कर लो। हो सकता है कहीं कुछ मिस्टेक कर दी हो तुमने, गलती से मिस्टेक। तब बच्चों ये सारे क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क रहेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क रहेंगे। अगली क्लास में हम लोग समझेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ के बारे में। ये आखिरी रेट लॉ है, यानी चैप्टर का आखिरी न्यूमेरिकल सेक्शन जाएगा। रेट लॉ में इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है? एक तो ये है कि ये मर्ज होता है, इंटीग्रेट करके निकाला जाता है। ये तुम्हें डिपेंडेंस देता है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम की। कंसंट्रेशन और टाइम की डिपेंडेंस देता है इंटीग्रेटेड रेट लॉ। सजेशन मेरा ये है, देखो इसी के डेरिवेशन में इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ती है, मैं डेरिवेशन करके दिखा दूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि एज अ नीट स्टूडेंट अगर तुम ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन पेपर दे रहे हो तो तुम्हें डेरिवेशन की जरूरत है। डेरिवेशन की जरूरत ज्यादा से ज्यादा उन बच्चों को हो सकती है जो बोर्ड एग्जाम में लिखने वाले हैं। तो डेरिवेशन कैसे करते हैं सिखा दूंगा, दिखा दूंगा एक बार, लेकिन ओवरऑल तुम्हें हर एक ऑर्डर के लिए, जीरो के लिए, फर्स्ट के लिए, ऐसे nth के लिए, अलग अलग ऑर्डर के लिए हम रेट लॉ याद रखते हैं। तो इसका रेट लॉ होता है A0 माइनस AT इज इक्वल टू KT। फिर हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन आता है, इसको हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। फॉर्मूला लिख के दे रहा हूं ताकि तुम फॉर द टाइम बीइंग अगर मौका मिलता है तो इन फॉर्मूला उसको याद कर लेना, क्योंकि काम आखिर में यही आएगा, काम आखिर में यही आएगा। फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट लॉ होता है लॉग, या ऐसे लिखते हैं KT इज इक्वल टू 2.303 लॉग A0 बाय AT। ठीक है, इसी को तुम चाहो तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हो, AT इज इक्वल टू A0 e टू द पावर माइनस KT। हाफ लाइफ होती है, हाफ लाइफ का मतलब आधी जिंदगी, आधी जिंदगी, उसमें A0 है तो सबके लिए आधी जिंदगी भी अलग है, सबके लिए पूरी जिंदगी भी अलग है, और बाकी जगह की छोड़ी क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें आएंगी, तो ये मत सोचना सिर्फ दो फॉर्मूले। A0 क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन। AT क्या है? कंसंट्रेशन एट टाइम T, टाइम T पे कितना कंसंट्रेशन है। ध्यान रखना AT हमेशा बचा हुआ कंसंट्रेशन है, क्योंकि क्वेश्चन तुम्हें दो तरह से बता सकता है, कितना खत्म हुआ और कितना बचा, कितना खत्म हुआ और कितना बचा। तो AT में हमेशा बचा जितना है वो लिखना, अगर 20% खत्म हुआ तो बचा कितना, 80%। AT इज द कंसंट्रेशन विच इज प्रेजेंट एट टाइम T। T 50% का मतलब क्या है? हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का मतलब कितना टाइम लगेगा किसी रिएक्शन को 50% कंप्लीट होने में। लाइफ हमेशा बताता है कितना खत्म होना है, तो हाफ लाइफ का मतलब किसी रिएक्शन को यदि 50% खत्म होना है तो कितना टाइम लगेगा। ऐसे ही मान लो 80% लाइफ बोली तो 80% खत्म होने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो हाफ लाइफ भी सबके लिए अलग अलग आएगा। सब में तुम ध्यान दो, कंसंट्रेशन का टाइम के साथ रिलेशन बताया जाता है। तो जहां भी क्वेश्चन में ये फील आए समझ जाना इंटीग्रेटेड रेट लॉ लगाना है। यही तीन रेट लॉ थे हमारे, डिफरेंशियल वाला जहां पे अलग अलग रेट को कंपेयर करना है, नॉर्मल वाला जहां पे रेट को कंसंट्रेशन से कंपेयर करना है, इंटीग्रेटेड वाला जहां पे कंसंट्रेशन से टाइम को कंपेयर करना है। इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर के आते हैं। पहला लॉ मैटर ही नहीं करता है ऑर्डर क्या है, सीधे लगेंगे। बाकी दोनों लॉ ऑर्डर के अकॉर्डिंग लगेंगे। रेट लॉ भी ऑर्डर देख के बनाया जाएगा
और इंटीग्रेटेड वाला भी ऑर्डर के अकॉर्डिंग लगेगा। फर्स्ट ऑर्डर में फर्स्ट ऑर्डर का ही लगेगा, जीरो ऑर्डर में जीरो ऑर्डर का लगेगा। अगर क्वेश्चन को देख के तुम्हें ऑर्डर पता ही नहीं चल पा रहा है तो ऑर्डर निकालना पड़ेगा पहले, कहीं ना कहीं हिंट होगा, कहीं ना कहीं हिंट होगा। तो हम इसको समझेंगे, इस पे क्वेश्चन करेंगे। आज का तुम्हारा टारगेट है कि जो रेट लॉ है उनके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगा लो ताकि रेट लॉ क्लियर हो जाए, ताकि बच्चों तुम्हें रेट लॉ अच्छे से क्लियर हो जाए। दो रेट लॉ समझ जाओगे तो तीसरे रेट लॉ के क्वेश्चन करके उनको भी समझ लेंगे। ऐसे धीरे धीरे करके एक एक चीज को अब्सॉर्व करते जाओ ताकि तुम क्वेश्चन को अच्छे लेवल पे लगा पाओ। तो अगले लेक्चर में बच्चों हम लोग करने वाले हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ। तुम्हें अभी क्या करना है, दो रेट लॉ जो पढ़े हैं, जितना अभी तक पढ़ा है उतना रिवाइज करो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस लगाओ, किसी भी तरह का स्ट्रेस मत लो। धीरे धीरे करके तुम्हारा लेवल ऊपर होता जाएगा और चीजें कवर होती जाएंगी। तो मिलेंगे बच्चों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू ऑल।